चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद यूरिया खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरोलॉजी के बारे में। आज की वीडियो में हम पूरा वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस किसे कहते हैं, उसको क्लासिफाई किस तरह से किया गया है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं जो हम इसको एज एग्जाम्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप अपने नोट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको देख के आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले वायरस की बात कर लेते हैं। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस एजेंट एंड सीन बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इट्स मीन हम इसे सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, हमें इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जिसको हम कह रहे हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हमें वो वायरस का स्ट्रक्चर ईजीली देख सकते हैं। तो वायरस जो है वो दोनों तरह का होता है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। लिविंग किस तरह होगा? अगर ये होस्ट के साथ है, अगर इसको कोई भी होस्ट मिला हुआ है तो ये लिविंग है, और अगर ये विदाउट होस्ट है तो ये नॉन लिविंग है। यानी वायरसेस को काम करने के लिए दूसरी मशीनरी चाहिए होती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की मशीनरी चाहिए होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अपनी मशीनरी यूज़ नहीं कर सकता। अब हम आगे देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की देख लेते हैं। तो नीचे हम इसको लेकर आते जाएंगे और इसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में इधर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये इसका पूरा क्या है? न्यूक्लिक एसिड, जिससे इसका पूरा वायरस का डीएनए बना हुआ है। ठीक है, और ये जो बाहर आपको नज़र आ रहे हैं ये कैप्सोमर्स हैं, जो किससे बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। यानी कि जो इसको पूरा प्रोटेक्ट कर रहा होता है वायरस को, ये इसका प्रोटीन कोट होता है, जो इसके ऊपर पूरा इस तरह से कोट हुआ होता है, जिसको हम कैप्सोमर्स भी कहते हैं। और कैप्साइड क्या है? ये पूरा इसका जो कंप्लीट कोड है उसको हम कैप्साइड या सिंगल कैप्सोमर कहते हैं। यानी कि ये जो एक आपको नज़र आ रहा है ये कैप्साइड होगा और बहुत सारे मिलकर ये क्या बना लेते हैं? कैप्सोमर्स बना लेते हैं। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि इसका डीएनए हो गया, ये कैप्सोमर्स हो गए सारे, और अगर सिंगल की बात करेंगे तो वो कैप्साइड होगा। अब हम आगे देख लेते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन के बेस पर इसकी मार्फोलॉजी के बेस पर, यानी कि मार्फोलॉजी के बेस पर अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे, मार्फोलॉजी मतलब इसकी शेप की, तो इसमें 3 तरह के होते हैं। हेलिकल सिमेट्री होती है इसकी, आइकोसाइड्रल होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे सबसे पहले हेलिकल सिमेट्री की बात करेंगे। हेलिकल किस तरह से होता है? हेलिकल के अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो क्या हो जाती है? टोबैको म्यूजिक वायरस और रेबीज वायरस, ये हेलिकल शेप के वायरसेस होते हैं। ठीक है, जो हेलिकल किस तरह से शेप होगा? जैसे स्क्रू शेप होता है, इस तरह से ये हेलिकल होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके हेलिक्स बने हुए होते हैं जो राउंड राउंड नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम आइकोसाइड्रल की बात करते हैं तो आइकोसाइड्रल की जो सिमेट्री होती है वो इस तरह की होती है, जो नीचे वाली फिगर में नज़र आ रही है। इस तरह की सिमेट्री होती है आइकोसाइड्रल की। इस तरह का इसका डीएनए होता है और ये पूरा इसका बाहर इसके सारे कैप्सोमर्स अटैच होते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल लेंगे आइकोसाइड्रल सिमेट्री की, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? पोलियो वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये इसकी एग्जांपल है। अगर आपको अपने नोट्स में लिखना हो या एग्जाम में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या पूरा वायरोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, तो इस तरह से आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो आती है थर्ड टाइप, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स वायरसेस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वायरसेस में जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और वो थोड़ा उसको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है। तो इसकी पहले वायरस की रिप्लिकेशन से पहले हम जो है क्या देख लेंगे? इसके होस्ट के सेल पे पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम इसकी बेस्ड ऑन होस्ट सेल पे। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरियोफेज होते हैं।
बैक्टीरियोफेज क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसका, वायरस का, यानी कि वायरस जो इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं जब वो बैक्टीरिया के का डीएनए को जो है ख़त्म करके अपना डीएनए उनमें इंजेक्ट कर देते हैं और अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं और बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज़ करते हैं, क्योंकि वायरस के पास अपनी खुद की मशीनरी नहीं होती है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन की बेस्ट पे या फिर किसकी बेस्ट पे इसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है, होस्ट सेल। अब होस्ट सेल कौन से हो सकते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, एनिमल वायरसेस की बात करेंगे। अब एनिमल वायरस दोनों तरह के हो सकते हैं, आरएनए भी और डीएनए भी। प्लांट वायरस जो है आरएनए वायरस होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डीएनए का कोई काम नहीं होता, डीएनए नहीं होता, आरएनए वायरस होगा। और बैक्टीरिया जो है वो डीएनए वायरस है। अब हम इसकी बात करेंगे क्या है, रिप्लिकेट किस तरह से, वायरस रिप्लिकेट किस तरह से होता है, तो वो हम इधर इस तरह से इसको नीचे देखेंगे कि इसकी रिप्लिकेशन किस तरह से हो रही है। अब यहाँ से इसका रिप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब ऊपर वाली फिगर में आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये वायरस है, ठीक है। अब ये सेल के साथ अटैच हुआ वायरस, ठीक है, इसके अंदर इसने पेनिट्रेशन की, पेनिट्रेशन के बाद बायोसिंथेसिस यानी कि इसने अपने डीएनए को कम्प्लीटली इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया है और इसका जो बैक्टीरिया का है डीएनए है उसको ख़त्म कर रहा है, यानी कि इसकी सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, वायरस की सिंथेसिस हो रही है, अपने डीएनए बना रहा है। अब मैच्योरेशन में क्या होगा कि वायरस, अब जो बैक्टीरिया यानी कि जो उसकी मशीनरी को यूज़ कर रहा है वो वायरस बनेगा, वो बैक्टीरिया नहीं बनेगा बल्कि वो वायरस होगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पेनिट्रेट होने के बाद फिर वायरस अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। आफ्टर डिवाइडेड ड्यू टू लाइज स्पेस इट बर्स्ट एंड ट्रैवल इन आवर बॉडी। तो ये क्या ट्रैवल कर देगा और बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देगा और अपनी जो है कॉपीज़ यानी कि रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। अब कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर कि वायरस क्या है। वायरस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीन्स होता है पॉइजन, यानी कि वायरस की मीनिंग ही ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसकी मीनिंग होती है पॉइजन, यानी कि एक जहरीली चीज़। और इसकी स्टडी करने को हम वायरोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी कि इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। बिलोंग फ्रॉम पैरासाइट फैमिली। पैरासाइट फैमिली मतलब पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि कम्प्लीटली दूसरों पर डिपेंड करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा लेते हैं। और नॉन सेलुलर मतलब इसके खुद का अपना कोई इसका सेलुलर मशीनरी नहीं होती है, तो इसको नॉन सेलुलर कहते हैं। व्हेन वायरस कॉन्टैक्ट विथ लिविंग सेल देन वायरस इज एक्टिवेट एंड दे आर डेटली फॉर्म। इट्स मीन कि जब वायरस कांटेक्ट में आएगा किसी दूसरे लिविंग सेल के साथ तब वो लिविंग कहलाएगा, यानी कि जब वो अब उसकी मशीनरी को यूज़ करेगा तब वो लिविंग होगा। विदाउट होस्ट ये क्या है, ये नॉन लिविंग होता है। व्हेन वायरस इज एक्टिवेटेड दे कैन रिप्लिकेट इजीली ड्यू टू द आरएनए डीएनए इज प्रेजेंट इन वायरस। अब जो है वायरस वो कोई सी भी टाइप का हो सकता है, आरएनए वायरस भी हो सकता है और डीएनए वायरस भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म में जाकर जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। अब आगे वाली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इफ़ अदर बॉडी टच दैट वायरस बॉडी देन दे विल गेट इन्फेक्ट आल्सो, कि अगर जो है वो दूसरी बॉडी को वो टच करता है वायरस तो वो उसको क्या हार्म पहुंचाएगा। एग्जैक्टली अगर वो उसमें पेनिट्रेट करेगा तो वो उसको क्या नुकसान पहुंचाएगा, वायरस को नुकसान पहुंचाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ेस हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर कुछ डिजीज़ेस मैंने सामने मेंशन की हुई हैं, देखें। एड्स जो है एक बहुत ही फेमस और बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी जिसका नाम है, जिसकी एड्स की फुल फॉर्म क्या, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये HIV से ड्राइव हुई हुई, यानी कि HIV कौन से, HIV वायरस होगा, पहले HIV हेपेटाइटिस होगा, उसके बाद वो एड्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ह्यूमन इम्यून वायरस भी कहते हैं, यानी कि HIV ह्यूमन वायरस, यानी कि जो उसकी जो इम्यूनोलॉजी यानी कि जो उसका इम्यून सिस्टम है उसको कम्प्लीटली ये वायरस डैमेज कर देता है, तो उसकी जो खुद की मशीनरी है वो काम करना बंद कर देती है।
उसके बाद दूसरी डिजीज़ क्या होती है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब रेबीज़ डिजीज़। अब ये रेबीज़ डिजीज़ जो ज़्यादातर जो है, जो पागल कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनके ब्रेन में होती है, ठीक है, क्योंकि ये नर्वस डिजीज़ है, यानी कि ये उनके ब्रेन में बनती है। जितने भी डॉग्स होते हैं उनके ब्रेन में बनकर अगर वो काट ले ह्यूमन को तो वो वायरस ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाता है इस तरह से। तो रेबीज़ वायरस इस तरह से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइट बाय डॉग्स और मंकी, यानी कि या तो वो डॉग के बाइट से होगी या मंकी के बाइट से होगी, जो रेबीज़ डिजीज़ है, ठीक है। इसको हम हाइड्रोफोबिया को फेडो वायरस कहते हैं। फेडो वायरस या हाइड्रोफोबिया दोनों आप कह सकते हैं। पोलियो वायरस किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका पोलियो वायरस को जो कॉज करवाता है पोलियो डिजीज़, वो पोलियो वायरस करवाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे दूसरी डिजीज़ इसकी बहुत हैं जो कि वायरस की वजह से होती है। अब है हमारे पास वायरस कल्टीवेशन। अब हमने देखा कि वायरस की कुछ टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन होती हैं और इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम इसकी कल्टीवेशन देखेंगे कि हम इसको कल्टीवेट किस तरह से कर सकते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, सो दे डिपेंड ऑन होस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। हमें पता ही ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इट्स मीन कि वो ऑब्लिगेट मतलब कि वो जो है अपना ही फ़ायदा देखता है और हमेशा इनसाइड द होस्ट रिप्लिकेट करता है। सो ये किस पे डिपेंड करेगा, होस्ट पे, अपने सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट बी ग्रोन इन नॉन लिविंग कल्चर मीडिया और ऑन एगार प्लेट। तो इसी वजह से ये नॉन लिविंग मीडिया कल्चर में वहाँ पर कहीं पे भी एक जो है ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए लिविंग सेल चाहिए होता है, चाहे वो सिंगल ही लिविंग सेल क्यों ना हो। जब हम टिश्यू कल्चर वायरस के बारे में पढ़ेंगे, मैंने अपनी टिश्यू कल्चर वायरस की वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं जिसमें टिश्यू कल्चर की पूरी वीडियो बनाई है और उसमें बताया गया है कि वायरस को हम किस तरह से जो है आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हैं। सो अब यहाँ पर they must require living cell to support their replication. Viruses can be cultured these method. अब एनिमल एनुकुलेशन की मीनिंग क्या है कि हम एनिमल का सेल लेंगे और हम फिर उसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे वायरस को। जब वायरस को वो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो वायरस वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाएगा आर्टिफिशियली। क्यों ग्रो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसको लिविंग सेल मिल गया है जो कि एनिमल का है। तो चाहे वो एनिमल का सेल हो, चाहे वो प्लांट का सेल हो या फिर ह्यूमन का सेल हो, यानी कि कोई भी सेल हो, सिर्फ वायरस को रिप्लिकेट करवाने के लिए हमें लिविंग सेल चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कुछ मतलब प्रोसीजर भी लिखे हैं। वायरसेस समटाइम आर कल्टिवेटेड इन लेबोरेटरी एनिमल्स सच एज माइस, गॉनर पिग, हैमस्टर्स, रैबिट्स, ईटीसी, यानी कि जो चूहे होते हैं या चूहे के बच्चे होते हैं वो, या फिर जो रैबिट वगैरह होते हैं, इनके सेल्स को लेकर हम, क्योंकि हम ऐसे इंसान को तो नहीं मार सकते, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम इंसानों पे तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम जानवरों पे करते हैं। जब हम कोई वैक्सीन बनाते हैं तो वैक्सीनेशन के लिए भी सबसे पहले हम वायरस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद जाके हम किसी ह्यूमन पर यानी ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो these selected animals should be free from disease then, और वो जो एनिमल है उसको पहले से कोई डिज़ीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको ऑलरेडी डिज़ीज़ होगी तो हम सही से आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे जो वायरस हम ग्रो करवाना चाह रहे हैं उस लिविंग सेल के अंदर या आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से जो हम एनिमल सेल ले रहे हैं या फिर प्लांट सेल या कोई भी सेल ले रहे हैं तो हम उसमें वो फ्री फ्रॉम डिजीज़ हो। Viruses can inoculated to these animals by intra-roots और इंट्राब्रेड। इसके मतलब ये है कि वो जो वायरस रिप्लिकेट करेगा वो सेल के अंदर जाके ही अपना काम स्टार्ट करेगा, चाहे उसको टिश्यू कल्चर वाला इन्वायरमेंट दे दें या हम उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे दें। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसका है after inoculation virus multiply in host and develop disease. The animals are observed symptoms of disease and death.
तो यानी कि हम जब वो वायरस कम्प्लीटली उसके अंदर ग्रो कर जाएगा, रिप्लिकेट कर जाएगा, फिर जो हम डिज़ीज़ उस वायरस की वजह से हो रही है उसको इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और ये भी देख लेंगे कि भाई अगर ये वायरस इसके अंदर घुस रहा है, रिप्लिकेट कर रहा है, तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो इस वायरस के होने की वजह से उस एनिमल में हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें वो वायरस भी पता चल जाएगा, डिजीज़ भी पता चल जाएगी और सिम्टम्स भी पता चल जाएंगे। तो हम इसी तरह से कोई भी अगर वैक्सीन बनाते हैं तो वैक्सीन भी हम इसी तरह से बनाते हैं। और वैक्सीन को बनाने के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है कल्चर मीडिया, वो प्राइमरी कल्चर मीडिया होता है, यानी कि 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन हम जो वैक्सीन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं वो प्राइमरी कल्चर वायरस का मीडिया यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो है इजीली उस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, देन द वायरस इज आइसोलेटेड एंड प्योरीफाइड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ दिस एनिमल। ठीक है, तो इस तरह से हम वायरस को इजीली प्योरीफाई करवा लेंगे और उस जो है उस एनिमल से उसको आइसोलेट कर लेंगे, जिस वायरस को हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी वायरस का प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह से जो है हम अगर किसी भी एनिमल में से हम वायरस को जो है देखना चाह रहे हैं, यानी कि उसको ग्रो करवाना चाह रहे हैं, तो इसका ऐसा ही प्रोसीजर होता है। इसी तरह से देखें, इस यहाँ पर जो है सेल कल्चर होता है। सेल कल्चर मतलब जो, यानी कि अगर हमने कोई भी टिश्यू ले लिया, आपको पता है कि सेल टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि जो सेल से ही मिलकर बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो हम कोई टिश्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि टिश्यू भी तो सेल से ही बने हुए हैं, तो यानी कि वायरस तो वहाँ पे भी ग्रो कर जाएगा। तो इस वजह से जो है हम एक टिश्यू भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टिश्यू लिया हुआ है, इसको हम ट्रीट करवा रहे हैं किसके साथ, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है, ये एक एंजाइम है, ट्रिप्टोफैन कोलेजिनेस। ये क्या करेगा, सेल गेट सेपरेटेड, सेल जो है यहाँ से सेपरेट होगा व्हेन सेल इंट्रोड्यूस इन कल्चर मीडिया। फिर ये सेल कहाँ पर, जो कल्चर मीडिया है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी कि उसके अंदर हम ऐड करेंगे। देन सेल ग्रो एंड मेक मोनोलेयर फॉर्म एट द बॉटम। अब इसकी फिर सेल की आपको मीडिया के अंदर वो क्या दिखाई देगी, लेयर दिखाई देगी। तो इस तरह से जो है हम अगर सेल का कल्चर हम इस तरह से करते हैं, ये सिर्फ सेल का कल्चर करना बता रहे हैं कि अगर आप सेल को कल्चर कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, व्हेन वायरस इज इनोकुलेट इन दिस मोनोलेयर देन वायरस इन्फेक्ट द सेल। अब आप देखेंगे कि अगर वायरस ने इस सेल को नुकसान पहुंचाया है तो ज़रूर यहाँ पर वायरस मौजूद होगा, क्योंकि आप उस मीडिया में देखेंगे, क्योंकि वायरस को हम ग्रो करवाने के लिए एक पर्टिकुलर पूरा इन्वायरमेंट देते हैं, उसको मीडिया देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लिविंग में ही ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे हमने जब उसको सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद हमने देखा कि जो खुद सेल था वो ख़त्म हो रहा है, उसकी एक मशीनरी ख़त्म, यानी कि उसका जो काम है वो ख़त्म हो रहा है और वायरस ने अपनी रिप्लिकेशन वहाँ पर स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से इसकी टिश्यू कल्चरिंग होती है वायरस की, जो हम आर्टिफिशियली करवाते हैं। एक एनिमल की दिखाई और एक सिंपल सेल की दिखाई। अब सेल आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ वायरस सेल विल डाई एंड फोर वायरस रिप्लिकेट, यानी कि जो सेल है वो डाई हो जाएगा और ये ब्लू ब्लू जो नज़र आ रहा है, ये वायरस ने अपनी रिप्लिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। तो इस तरह से जो है इसकी कंप्लीट क्या होती है, टिश्यू कल्चरिंग होती है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।